नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति 1848 ईस्वी। इसे हम फरवरी की क्रांति भी कहते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था लुई फिलिप, जो कि 1830 से 1848 तक सम्राट रहा। और इनका जो प्रधानमंत्री था, जिनकी वजह से ये क्रांति का एक मेन मुद्दा हुआ, ये मुख्य कारण भी इनको माना जा सकता है कि ये थे प्रधानमंत्री गीजो। इनका कार्यकाल रहा 1840 से 1848। 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और इनकी दमनात्मक जो नीतियां थी, उनका बहुत बड़ा हाथ था फ्रांस की 1848 की क्रांति में। अब हम सबसे पहले देखेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। फ्रांस की 1848 क्रांति के जो मेन कारण थे वो थे स्वर्णिम मध्यम नीति की असफलता। लुई फिलिप एक बहुत अच्छा उदारवादी सम्राट था, बहुत मिलनसार था और उसके व्यवहार के कारण जनता भी पसंद करती थी। यहाँ तक कि वो राजा के जो दैवीय सिद्धांत थे उनका भी खंडन करता था। लेकिन फिर भी उसका जो राज्य था वो असफल रहा और वो उसके समय में क्रांति हुई और उसे अपना राजपद छोड़ना पड़ा। स्वर्णिम मध्यम नीति क्या थी कि इसमें इन्होंने लुई फिलिप ने व्यापारियों को बहुत बढ़ावा दिया, व्यापार वर्ग को बढ़ावा दिया, जिससे कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग को तो कुछ फायदा मिला, लेकिन श्रमिक वर्ग इनके फायदों से अछूता रहा। अतः स्वर्णिम मध्य नीति के फलस्वरूप बड़ी संख्या में, जो मेजॉरिटी में क्या होता है, श्रमिक वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, तो जो मेजॉरिटी थी, जो अत्यधिक जनसंख्या थी फ्रांस की, वो लुई फिलिप के खिलाफ हो गई। गृह नीति की असफलता, गृह नीति जो थी इनकी वो भी असफल सिद्ध हुई। कैसे? इन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाए थे गीजो, उनके जो दमनात्मक कार्य थे उनके द्वारा जनता में बहुत आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। इन्होंने भाषण और लेखन, जो कि इनके राजतंत्र के खिलाफ, अगर जरा सा भी कोई कुछ लिखता था राजा के खिलाफ या राजा के विरोध में, उस पर इन्होंने दमनकारी प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा जो समाजवादी नेता लुई ब्लां जो थे, जिनकी 1830 की क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनका जो प्रभाव था, समाजवादी विचारों का उनका जो प्रभाव था, वो भी जनता पर पड़ा। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी नेता जो थे, जो प्रोटेस्टेंटवादी जो थे और उदारवादी जो थे, उनकी सभाओं पर प्रतिबंध लगना, उनकी मीटिंग्स को रोकना और कैथोलिकों पर अधिक ध्यान देना भी जनता में असंतोष व्याप्त करने का प्रमुख कारण बना। गृह नीति के अतिरिक्त विदेशी नीति में भी लुई फिलिप को सफल नहीं कहा जा सकता। विदेशी नीति में जो लुई फिलिप थे, उनकी जो नीति थी वो एक तरह से भयभीत सम्राट की कही जा सकती है। कोई इसमें जो एक सम्राट में जो एक दबंगता होती, निर्भीकता होती है, वो इनके अंदर नहीं देखी गई। इन्होंने जो 1815 के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो फ्रांस के लिए बिल्कुल मानना स्वीकार कर लिया और जिसके कारण फ्रांस की जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। दूसरी चीज ये थी कि इंग्लैंड के प्रति नीति में इनके लिए एक अवसर था कि इन्होंने महारानी विक्टोरिया की इच्छा के विरुद्ध अपने पुत्र का विवाह स्पेन की छोटी राजकुमारी इन्फेंटा मेरिया से कर दिया। तो इससे इंग्लैंड की महारानी जो थी, उनसे इनके संबंध बिगड़ गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो विदेशों में, यानी कि पोलैंड और इटली आदि के जो देश थे जहाँ क्रांतियाँ हो रही थी और जो सहायता के लिए फ्रांस की तरफ देख रहे थे, उनके लिए, उन देशों के लिए इन्होंने उदासीनता की नीति अपनाई, जिससे कि यूरोप में फ्रांस के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। स्विट्जरलैंड में एक गृह युद्ध में इन्होंने भाग तो अवश्य लिया, परंतु वहाँ के कैथोलिकों को समर्थन दिया, जिससे कि वहाँ बाद में उदारवादियों की जीत हुई, तो जिससे कि पूरे फ्रांस में उदारवादियों के प्रति
इनके लिए विरोध का माहौल उत्पन्न हो गया। उदारवादियों ने इनका विरोध किया। बेल्जियम के उत्तराधिकार का मामला। बेल्जियम की जो राजगद्दी थी वो बेल्जियम वासी लुई फिलिप के पुत्र निमर्श को देना चाहते थे। बेल्जियम का राजा लुई फिलिप के पुत्र को बनाना चाहते थे, परंतु लुई फिलिप ने इस डर से कि कहीं महारानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया नाराज ना हो जाएं, तो उन्होंने महारानी विक्टोरिया के चाचा लियोपोल्ड को इंग्लैंड का राजा बना दिया और यहाँ तक कि अपनी राजकुमारी का विवाह भी लियोपोल्ड के साथ कर दिया। तो इस भयभीत नीति को देखकर फ्रांसवासी इनसे बहुत क्रुद्ध हुए। इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा और फ्रांस में इनकी जो साख थी वो कम हुई। तो इसलिए इनकी गृह नीति और विदेशी नीति दोनों ही सफल नहीं हो सकी और अंततः क्या हुआ कि क्रांति का आरंभ हो गया। अब क्रांति का आरंभ कैसे होता है? लुई फिलिप की गृह और विदेशी नीति की असफलताओं ने जनता में आक्रोश उत्पन्न कर दिया था। 1847 ईस्वी में लुई ने घोषणा कर दी थी कि संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अतः इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे कि गणतंत्रवादी जो थे, जो पहले से इनके विरोध में थे, सुधारों के अगर हो जाते तो वो शायद कुछ शांत हो जाते, लेकिन वो भड़क गए। 22 फरवरी 1848 का दिन, यह दिन अमेरिका के क्रांतिकारी नेता जॉर्ज वॉशिंगटन के जन्मदिन भी था। इस 22 फरवरी 1848 को एक जुलूस निकाला गया जनता के द्वारा, जिसमें कि गीजों के विरुद्ध, गीजों का नाश हो, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, जिसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दे दिया। गोलियां चली, इससे भीड़ का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। इस स्थिति को देखते हुए राजा ने गीजों को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, लेकिन भीड़ का आक्रोश बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने प्रधानमंत्री का घर घेर कर उसमें आग लगा दी और इन्होंने राजमहल को भी घेर लिया। सैनिकों और जनता हिंसा पर उतर आई और महल को आग लगाने को तैयार थी, गोलियां चलाने लगी। से राजा ने सेना को आदेश दिया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन सेना पीछे हट गई, जिससे कि घबराकर राजा ने वेश बदला और स्मिथ नाम रखकर इंग्लैंड भाग गया और साथ में प्रधानमंत्री गीजो भी उसके साथ चला गया। इंग्लैंड जाकर वहीं राजा की 2 वर्ष बाद मृत्यु हो गई और 1848 की क्रांति के बाद में फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। तो ये था आज का टॉपिक, फ्रांस की 1848 की क्रांति। हमें आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट इसमें ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। धन्यवाद।